हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेराजेनेसिस, जहां यूनिवर्स के राज जिंदा हो जाते हैं। स्पेस की गहराइयों से लेकर एग्जिस्टेंस के ओरिजिन तक हम एक्सप्लोर करते हैं कॉस्मिक वंडर्स, टैचिंग थ्योरीज और सबसे नई साइंटिफिक डिस्कवरी जो हमें रियलिटी के सीक्रेट बताती हैं। अगर आप माइंड ब्लोइंग फैक्ट, डीप फिलोसॉफिकल डिस्कशन या स्पेस की एपिक जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। तो सीट की बेल्ट लगाएं, स्काई कर्टन दबाएं और चलते हैं एक जबरदस्त कॉस्मिक एडवेंचर पर निकलते हैं। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल द टाइम कि हमारा यूनिवर्स कहाँ से आया, कैसे हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई। आज हम जिस अर्थ में रह रहे हैं कि आज से कई साल पहले वो ऐसे ही थी। जॉइन अस थ्रू द सीज ऑफ अर्थ एपिक जर्नी फ्रॉम डस्ट टू लाइफ। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, यानी कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हर चीज की ओरिजिन है, चाहे वो टाइनीस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर वास्ट गैलेक्सीज हो जैसे कि ESO 2486, ESO 38376, फोर्टीज सुपर क्लस्टर एंड मिल्की वे गैलेक्सी। यूनिवर्स का ओरिजिन एक ऐसा राज है जो हमेशा से इंसान को हैरान करता आया है। सब कुछ शुरू कैसे हुआ, स्पेस और टाइम का पहला कदम कब पड़ा, ये सवाल सिर्फ साइंस का नहीं बल्कि फिलोसफिकल और एक एग्जिस्टेंशियल जर्नी का भी हिस्सा है। कई थ्योरी एग्जिस्ट करती हैं। कुछ कहती हैं कि यूनिवर्स एक इटर्नल साइकिल में चलता आ रहा है, तो कुछ ये मानती है कि एक स्पेसिफिक मूवमेंट पर सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन क्या बिग बैंग सच में एक सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट था, या फिर हम एक और डीपर रियलिटी को समझने से अभी दूर है। साइंस नए डिस्कवरीज के साथ साथ हर बार नए सवाल उठाता है, और जितना हम कॉस्मोस को समझने की कोशिश करते हैं उतने ही नए पर्सपेक्टिव सामने आते हैं। क्या यूनिवर्स कभी ना कभी खत्म होगा, या फिर ये हमेशा से एग्जिस्ट करता आया है। ये एक सर्च है जो आज भी जारी है, और हम जितना डीप जाते हैं उतनी ही ये मिस्ट्री और एक्साइटिंग बनती जाती है। और इन्हीं मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए कई साइंटिफिक थ्योरीज और फिजिकल थ्योरी दी गई। इनमें से द बिग बैंग थ्योरी, द स्टडी स्टेट थ्योरी, द पर्सुएटिंग यूनिवर्स थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरीज में से एक है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एक ऐसी स्टोरी है जिसने ह्यूमन इमेजिनेशन को सदियों से कैप्चर किया हुआ है। आज हम इसी यूनिवर्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने जा रहे हैं। इन्हीं कई थ्योरी में से एक थ्योरी के जरिए, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, द बिग बैंग थ्योरी। अराउंड 13.8 बिलियन ईयर अगो यूनिवर्स बनने की शुरुआत हुई। यूनिवर्स की शुरुआत से पहले सब कुछ एक पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड था। इसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस पॉइंट पर स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी सब एकदम इनफाइनाइट, डेंस और हॉट हो चुके थे। मतलब यहाँ पर कंडीशन इतनी एक्सट्रीम थी कि हमारे करंट फिजिक्स के लॉ जैसे कि जनरल रिलेटिविटी भी ब्रेक डाउन हो जाती। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स का एक्सपेंशन इसी सिंगुलैरिटी से स्टार्ट हुआ। लेकिन सिंगुलैरिटी को समझना बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर ट्रेडिशनल फिजिक्स के कंसेप्ट अप्लाई नहीं होते। इनफाइनाइट डेंसिटी और टेम्परेचर की वजह से सिंगुलैरिटी को मैथमेटिकली क्वांटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए फिजिक्स अब क्वांटम ग्रेविटी जैसे नई थ्योरीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि इसकी एक्सट्रीम स्टेट को भी बेटर आइडिया मिल सके और उसे समझा जा सके। सिंगुलैरिटी एक मिस्ट्री है जो हमें स्पेस, टाइम और एग्जिस्टेंस की ओरिजिन को दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। ये कंसेप्ट हमें ये भी सजेस्ट करता है कि हमारे यूनिवर्स के सबसे बेसिक प्रिंसिपल अभी फुल्ली समझे नहीं गए, और आगे चलकर शायद ये रिसर्च हमें यूनिवर्स के ट्रू नेचर तक पहुंचा सके। सिंगुलैरिटी के कोर में सब कुछ एकदम डेंस और हॉट था, लेकिन स्टेट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी। क्वांटम फ्लक्चुएशन यानी कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर होने वाली रैंडम एनर्जी की डिस्टर्बेंस ने इस कंप्रेस स्टेट में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी। ये फ्लक्चुएशन एक तरह से ट्रिगर का काम करते हैं जो सिंगुलैरिटी को इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब कर देते हैं। जब ये इम्बैलेंस आया तो सडन और रैपिड एक्सपेंशन, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, शुरू हो गया। इस फेज को इंफॉर्मेशन पीरियड का नाम दिया जाता है, जहां यूनिवर्स ने एक्सपोनेंशियली अपने आप को एक्सपैंड कर लिया। इंफॉर्मेशन के दौरान स्पेस के फैब्रिक इतनी तेजी से फैल गए कि एक छोटी पार्टिकल नई डायरेक्शन में फैलते हुए नजर आई। इस रैपिड एक्सपेंशन के प्रोसेस में एनर्जी ग्रेजुअली मैटर और रेडिएशन में कन्वर्ट होने लगी। उसके बाद जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता गया, इन्फ्लेमेशन का फेज वो पीरियड था जो बिग बैंग के तुरंत बाद शुरू होता है। इस दौरान यूनिवर्स ने बहुत रैपिड और एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन देखा। मतलब कुछ ही पलों में यूनिवर्स का साइज इतना बड़ा हो गया, जो पहले माइक्रोस्कोपिक क्वांटम फ्लक्चुएशन थी उनका स्केल बहुत बड़ा हो गया। ये फ्लक्चुएशन नेचुरल एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इन्फ्लेशन ने इन्हें स्ट्रेच करके कॉस्मिक स्ट्रक्चर के लिए सीड बना दिया। इस रैपिड एक्सपेंशन की वजह से स्पेस के फैब्रिक इतने स्मूथ और यूनिफॉर्म हो गए कि जिसकी वजह से बाद में गैलेक्सीज, क्लस्टर
और लार्ज स्केल स्ट्रक्चर बनने का फाउंडेशन रेडी हुआ। इनहेलेशन के तुरंत बाद यूनिवर्स एक्सपैंड और कूल डाउन होने लगा। जब टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ तब एनर्जी ग्रेजुअली कन्वर्ट होने लगी मैटर में। शुरू में इस कूलिंग प्रोसेस में बेसिक सबएटॉमिक पार्टिकल जैसे कि क्वार्क, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोज बने। आपको शायद नहीं पता होगा ये क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोज क्या होते हैं। इसकी शॉर्ट वीडियो इसी चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। इनिशियली यूनिवर्स एक क्वार्क गैलॉन प्लाज्मा स्टेट में था, जहां क्वार्क और गैलॉन फ्री रोमिंग थे। जैसे कूलिंग और एक्सपेंशन कंटिन्यू हुआ, इन क्वार्क ने कंबाइन करना स्टार्ट किया और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन किया। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन फिर आपस में जुड़कर सिंपल न्यूक्ली बनने लगे, जैसे कि हाइड्रोजन एंड हीलियम न्यूक्ली। यही प्रोसेस एनर्जी से मैटर का फॉर्मेशन यूनिवर्स के इवोल्यूशन का इसेंशियल फेज था, जिसे बैरियोजेनेसिस का पार्ट भी कहा जाता है। ये कंबाइंड इवेंट रैपिड इन्फ्लेमेशन फॉलोड बाय पार्टिकल फॉर्मेशन ने एक ऐसा फ्रेमवर्क क्रिएट किया फ्रॉम विच द स्ट्रक्चर इन इवॉल्विंग यूनिवर्स इमर्ज हुआ। इन्फ्लेमेशन के बाद जब यूनिवर्स ने रैपिड एक्सपेंशन और कूलिंग स्टार्ट की, तब कंडीशन ऐसी बन गई कि न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो सकती थी। इस फेज को बिग बैंग न्यूक्लियर सिंथेसिस भी कहते हैं। ये प्रोसेस यूनिवर्स के शुरुआती कुछ मिनट, लगभग 3 से 20 मिनट के बीच में चल रहा था। जब टेम्परेचर 10⁹ केल्विन के आसपास मौजूद था, तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे फ्री पार्टिकल आपस में कंबाइन होने लगे और इस टाइम पर ये टेम्परेचर और ये टाइम बहुत ही सुटेबल था उनके लिए न्यूक्लियर बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पर न्यूक्लियर बॉन्ड स्टेबल नहीं रह पाते। शुरू में यूनिवर्स एक हॉट प्लाज्मा जैसा था, जहां हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन फ्रीली मौजूद थे। जैसे जैसे कूलिंग होने लगी, पहले इन पार्टिकल का कॉम्बिनेशन हुआ और ड्यूटेरियम यानी कि हैवी हाइड्रोजन फॉर्म हुआ। ड्यूटेरियम एक इंटरमीडिएट स्टेप है, जहां एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन बाइंड हो जाते हैं और फिर ड्यूटेरियम के आपस में फ्यूजन से हीलियम 3 और उसके बाद हीलियम 4 बनने लगे। हीलियम 4 का फॉर्मेशन बहुत एफिशिएंट प्रोसेस थी, जिसे यूनिवर्स को रफली 24% बैरियोनिक मास हीलियम में कन्वर्ट हो गई। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में लिथियम जैसे एलिमेंट्स भी फॉर्म हुए इनके, लेकिन अबंडेंस और हाइड्रोजन और हीलियम के मुकाबले बहुत कम थी। हाइड्रोजन सबसे पहले यूनिवर्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट था, जो सबसे बेसिक और लाइट एलिमेंट है। ये मोस्टली फ्री प्रोटॉन के फॉर्म में था। ड्यूटेरियम बनने के बाद फर्दर फ्यूजन रिएक्शन से 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई या एक ड्यूटेरियम न्यूक्लियस के साथ एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इंटरैक्ट करके हीलियम 3 बनाया और इवेंचुअली 2 हीलियम 3 कंबाइन करके हीलियम 4 बन हो गया। हीलियम 4 को एक स्टेबल न्यूक्लियस माना जाता है, इसलिए इसका फॉर्मेशन बहुत ही प्रोमिनेंट। फ्यूजन रिएक्शन के एक स्टेज पर स्लाइटली एक्सेसिव न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के इंटरेक्शन करके लिथियम के आइसोटोप पर्टिकुलरली लिथियम 7 बन गया। लिथियम थोड़ा ट्रिकी एलिमेंट है, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से इनका प्रोडक्शन लिमिटेड होता है, पर फिर भी ये बिग बैंग न्यूक्लियर सिंथेसिस का एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन है। ये न्यूक्लियर सिंथेसिस प्रोसेस हमें बताती है कैसे एक एक्सट्रीमली हॉट और डेंस एनवायरनमेंट में न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हुई, जो अल्टीमेटली लाइट एलिमेंट का फॉर्मेशन का फाउंडेशन बन गई। और इन एलिमेंट के ऑब्जर्व्ड अबंडेंस के प्रेडिक्शन ने बिग बैंग थ्योरी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू हमारे ऑब्जर्वेशन के साथ मैच करती है। बिग बैंग न्यूक्लियर सिंथेसिस के बाद हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ा बहुत लिथियम का फॉर्मेशन यूनिवर्स की इवोल्यूशन के लिए क्रिटिकल माइलस्टोन बना। हाइड्रोजन जो सबसे अबंडेंट है, स्टार फॉर्मेशन के लिए प्राइमरी फ्यूल प्रोवाइड करता है। जब हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियर फिजन के लिए कोलैप्स होते हैं, तो स्टार के कोर में इनका फ्यूजन होता है, जिससे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। हीलियम के प्रोसेस में इक्वली सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट जब स्टार अपने हाइड्रोजन को फ्यूज करते हैं, तो हीलियम एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है और ये प्रोसेस फर्दर एनर्जी जनरेशन में मदद करता है। लिथियम जबकि क्वांटिटी कम है, वो बिग बैंग के प्रेडिक्शन को वेरीफाई करने में क्रूशियल रोल अदा करता है, जिससे हम अर्ली यूनिवर्स के कंडीशन और न्यूक्लियर रिएक्शन नेटवर्क को समझ पाते हैं। लाइट एलिमेंट का फॉर्मेशन के बाद यूनिवर्स में डेंसिटी फ्लक्चुएशन ऑलरेडी मौजूद थी। थोड़े ज्यादा डेंस रीजन में ग्रेविटी का इफेक्ट एम्पलीफाई होता गया और ये लोकल ओवर डेंसिटी, जिसमें प्रोडोमिनेंट हाइड्रोजन और हीलियम था, वो ग्रेजुअली एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। ग्रेविटी ने गैस क्लाउड को कंप्रेस करते हुए इनका कोलैप्स ट्रिगर किया। डार्क मैटर हॉलोज भी इस प्रोसेस में इसेंशियल रोल प्ले करते हैं, कि उनकी ग्रेविटेशनल वॉल के अंदर नॉर्मल बैरियोनिक मैटर एग्रीगेट होने लगता है, जिससे वो ह्यूज गैस क्लाउड बनने लगते हैं। जब ये गैस क्लाउड सफिशिएंट कूलिंग के बाद कोलैप्स होते हैं, तब इनके सेंट्रल रीजन में प्रेशर और टेम्परेचर इतने हाई हो जाते हैं
हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन इग्निट हो जाता है। जब ये गैस क्लाउड सफिशिएंट कूलिंग के बाद कोलैप्स होते हैं, तब इनके सेंट्रल रीजन में प्रेशर और टेम्परेचर इतने हाई हो जाते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन इग्निट हो जाता है। इससे फर्स्ट जनरेशन स्टार, जो पॉपुलेशन थर्ड के नाम से जाना जाता है, उसका जन्म होता है। यह स्टार ऑलमोस्ट प्योरली हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। इनके फॉर्मेशन एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि स्टार के फ्यूजन प्रोसेस से हेवियर एलिमेंट का सिंथेसिस भी शुरू होता है। उनका एक्सप्लोसिव सुपरनोवा फेज बाद में हेवियर एलिमेंट का यूनिवर्स के वेरियस रीजन में एक्सप्रेस कर देता है। इससे बाकी स्टार, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। इसी तरह हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के फॉर्मेशन न सिर्फ एक केमिकल कंपोजिशन का फाउंडेशन रखता है, बल्कि ग्रेविटी के साथ मिलकर कॉस्मिक स्ट्रक्चर जैसे स्टार्स और गैलेक्सीज के फॉर्मेशन को भी पॉसिबल बनाता है। ये माइलस्टोन हमें बताता है कि एक सीमिंगली यूनिफॉर्म और हॉट और डेंसली अर्ली यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हो करके स्ट्रक्चर्स कॉस्मोस में ट्रांसफॉर्म हुआ, जहां कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और celestial ऑब्जेक्ट एक इंटरैक्ट बैलेंस के साथ एग्जिस्ट करते हैं। सुपरनोवा एक एक्सप्लोसिव इवेंट है जो एक मैसिव स्टार के अंत में प्रमाणिक निशान है। जब एक स्टार अपने कोर के अंदर अवेलेबल न्यूक्लियर फ्यूल से एग्जॉस्ट हो जाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके कोर पर ओवरपावरिंग हो जाता है कि वो रैपिडली कोलैप्स होने लगता है। इस कोलैप्स के बावजूद आउटर लेयर पर एक ट्रमेडियस रिबाउंड इफेक्ट होता है, जिसे एक वायलेंट एक्सप्लोजन हो जाती है। यह एक्सप्लोजन न सिर्फ केवल आउटर गैस और डस्ट में उड़ जाता है, बल्कि इमेंस एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस में हैवी एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन इंटरस्टेलर मीडियम में स्प्रेड हो जाते हैं। ये एलिमेंट आगे चलकर नए स्टार, प्लैनेट्स और लाइफ के फॉर्मेशन के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट बन जाते हैं। अगर सुपरनोवा के दौरान स्टार के कोर का मास सर्टेन लिमिट के अंदर रहता है, तो कोलैप्स रुक जाता है और मैटर का कोलैप्स इतना इंटेंस होता है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कन्वर्जन से एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है, जो डेंसिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर होती है। सो डेंस कि एक छोटे से 10 किलोमीटर के रेडियस में भी 1 या 2 सोलर मास समा जाता है। मगर न्यूट्रॉन स्टार के पास एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और हाई रोटेशन स्पीड भी होती है, जिन्हें हम अक्सर पल्सर के रूप में कहते हैं, जो पीरियोडिक रेडियो वेव इम्पल्स देता है। जब स्टार के कोर में मास एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड लगभग 3 सोलर या उससे ज्यादा से बढ़ जाता है, तो ग्रेविटेशनल कोलैप्स कंटिन्यू रहता है और कोई भी अपोजिशन इंक्लूडिंग न्यूट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर इस कोलैप्स को रोक नहीं पाते। इस एक्सट्रीम स्पीड में ग्रेविटेशनली इतनी डोमिनेंट हो जाती है कि एक ऐसा रीजन बन जाता है जहां कोई भी मैटर या रेडिएशन एस्केप नहीं कर सकता। ये रीजन ब्लैक होल के रूप में जाना जाता है। ब्लैक होल के पास एक डिफाइंड बाउंड्री होती है, इसमें इवेंट होराइजन कहते हैं। यूनिवर्स में ब्लैक होल का फॉर्मेशन कॉस्मिक इवोल्यूशन के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल डायनेमिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और इवन गैलेक्सी के फॉर्मेशन में क्रूशियल रोल प्ले करता है। यूनिवर्स में ब्लैक होल का फॉर्मेशन कॉस्मिक इवोल्यूशन के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल डायनेमिक और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और इवन गैलेक्सी फॉर्मेशन में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इमर्जिंग इवेंट और ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन के थ्रू ये और भी गहरा समझ में आते जा रहे हैं। इन सब प्रोसेस के जरिए हम देखते हैं कैसे एक स्टार अपनी जिंदगी के अंत में सुपरनोवा के थ्रू हैवी एलिमेंट को डिस्पर्स करता है और उसके रेमिनेंट न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल स्पेस के स्ट्रक्चर और डायनेमिक में क्रिटिकल पार्ट बन जाते हैं। ये इवोल्यूशनरी इनपॉइंट कॉस्मिक रिसाइकलिंग के साइकिल का हिस्सा है, जो नए क्रिस्टल ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन और यूनिवर्स के लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जहां एक मैसिव स्टार के आउटर लेयर हैवी एलिमेंट के साथ स्पेस में उड़ा दिए जाते हैं, वही मटेरियल एक तरह से कॉस्मिक सूप बन जाता है। ये एनरिच गैस और डस्ट मिलके इंटरस्टेलर मीडियम के फॉर्म करते हैं। इंटरस्टेलर मीडियम के अंदर छोटी छोटी डेंसिटी फ्लक्चुएशन प्रेजेंट होती है, जो ग्रेजुअली ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू और ज्यादा डेंस मॉलिक्यूलर क्लाउड में कन्वर्ट हो जाती है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जहां मैसिव स्टार के आउटर लेयर हैवी एलिमेंट के साथ स्पेस में उड़ा दिए जाते हैं, वही मटेरियल एक तरह से कॉस्मिक सूप बन जाता है। ये एनरिच गैस और डस्ट से मिलकर इंटरस्टेलर मीडियम को फॉर्म करते हैं। इंटरस्टेलर मीडियम के अंदर छोटी छोटी डेंसिटी फ्लक्चुएशन प्रेजेंट होती है, जो
जो ग्रेजुअली ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू और ज्यादा डेंस मॉलिक्यूलर क्लाउड में कन्वर्ट हो जाती है। डार्क मैटर हॉलोज भी अर्ली यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हॉलोज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वॉल्व क्रिएट करते हैं जहाँ पर बैरियोनिक मैटर एग्रीगेट होने लगता है। जब एक मॉलिक्यूलर क्लाउड अपने आप कोलैप्स होता है ड्यू टू ग्रेविटी, उसके सेंट्रल रीजन में डेंसिटी और टेम्परेचर बढ़ने लगते हैं। इन रीजन में प्रोटोस्टार फॉर्म हो जाते हैं और ये वो नेशन स्टार होते हैं जिनके कोर में ग्रेजुअली हीट अप होती है और न्यूक्लियर फ्यूजन इग्निट होती है, जिससे एक मैच्योर स्टार जन्म लेता है। जब एक स्टार फॉर्म होता है तो उसके चारों तरफ रोटेशनल मोशन की वजह से एक डिस्क भी बन जाती है, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। इस डिस्क में बची हुई गैस डस्ट ग्रेजुअली क्लम्प अप टुगेदर करती हैं और ये क्लम्प प्लैनेटेशियल बन जाती हैं, जो आगे चलकर कोलाइड और मर्ज होते हैं और फुल फ्लेज प्लैनेट बनते हैं। इस प्रोसेस की वजह से रॉकी प्लैनेट, गैसियस जायंट और इवन एस्टेरॉयड बेल्ट का फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। गैलेक्सी के फॉर्मेशन में डार्क मैटर और हॉलोज ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी का बड़ा हाथ है। अर्ली यूनिवर्स डार्क मैटर ने एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। जब नॉर्मल मैटर इन डार्क मैटर पोटेंशियल के अंदर कोलैप्स करती है तब वो वास्ट क्लस्टर, नेबुला और सब्सिक्वेंट स्टार फॉर्मिंग रीजन बनाने लगते हैं। इन क्लस्टर के मर्जर और एक्रिएशन प्रोसेस गैलेक्सी का फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। एक गैलेक्सी के अंदर स्टार के ग्रुप, स्टार फॉर्मिंग रीजन और सुपरनोवा एक्सप्लोजन के जरिए केमिकल इन्रिचमेंट की साइकिल की प्रोसेस चलती रहती है। गैलेक्सी के फॉर्मेशन के बाद स्टेलर इवोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट साइकिल डिफाइन करता है। एक स्टार अपनी जिंदगी की शुरुआत इंटरस्टेशियल गैस और डस्ट कोलाज से करते हैं, जिसे प्रोटोस्टार कहते हैं। जैसे ही ये प्रोटोस्टार में सीक्वेंस फेज आता है तो हाइड्रोजन फ्यूजन से एनर्जी प्रोड्यूस करने लगते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। टाइम के साथ साथ हाइड्रोजन डिप्लीट होते हैं और स्टार एक्सपैंड होकर रेड जायंट या सुपर जायंट बन जाते हैं। मैसिव स्टार के लिए ये फेज अंत में सुपरनोवा एक्सप्लोजन तक ले जाता है, जिससे हैवी एलिमेंट स्पेस में डिस्पर्स होते हैं और न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाते हैं। ये छोटे स्टार अपने इंड में प्लैनेटरी निब्यूला और निब्यूला छोड़ के व्हाइट ड्वार्फ बनने लग जाते हैं। ये स्टीलर इवोल्यूशन की साइकिल भी कॉस्मिक रिसाइकलिंग का एक हिस्सा है, जो गैलेक्सी के फॉर्मेशन के साथ मिलकर यूनिवर्स के केमिकल एनरिचमेंट और स्ट्रक्चर को कंटिन्यूअसली शेप करती है। हमने अब तक की वीडियो में सिर्फ बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लोर किया, लेकिन इसके साथ साथ आप सभी के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा, क्या ये सच भी है और इसे ही क्यों सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है? बिग बैंग थ्योरी साइंटिफिक दुनिया में और बाहर में भी एक एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन मानते हैं जो हमारे यूनिवर्स की ओरिजिन और इवोल्यूशन को समझाता है। पर इसका प्रूफ क्या है? चलिए कुछ सबूतों को भी देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करने वाले सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये रेडिएशन बेसिकली वो लेफ्ट ओवर हीट है जो बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स में बची थी। जब यूनिवर्स बहुत गर्म और डेंस था तब पार्टिकल इतने एक्टिव थे कि फोटॉन बार बार बिखरे रहते थे। जिससे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड होता गया टेम्परेचर ग्रेजुअली ड्रॉप होने लगा और रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गए, जिससे हम न्यूट्रल हाइड्रोजन बने। इस स्टेज के बाद फोटॉन फ्री ट्रेवल करने लगे। आज वो माइक्रोवेव रीजन में हमारे लिए अवेलेबल। 1965 में रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स पैनियाज एंड नील्सन को एक अजीब सी यूनिफॉर्म माइक्रोवेव सिग्नल नोट हुई जो पूरे स्काई से आ रही थी। उन्होंने इनिशियली सोचा शायद ये एंटीलिया या कोई इंटरफेरेंस है, लेकिन बाद में पता चला ये सिग्नल एक्चुअली पुराने गर्म यूनिवर्स का रेमनेंट है जो बिग बैंग के बाद नेचुरली आउटकम था। ये डिस्कवरी आज तक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल के लिए क्रिटिकल प्रूफ बन गई है, क्योंकि इसके पता चलता है कि यूनिवर्स एक हॉट और डेंस फेज से गुजरा था और फिर एक्सपैंड होकर के कूल डाउन हो गया। आज ये मॉडर्न एक्सपेरिमेंट जैसे कि कॉब, WAMP, प्लैंक सैटेलाइट ने भी CMB को एक्सट्रीमली प्रिसाइज और ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम मेजर किया है जो बिग बैंग के प्रेडिक्शन को परफेक्टली मैच करता है। ये यूनिफॉर्म और ऑलमोस्ट आइसोट्रोपिक बैकग्राउंड रेडिएशन ही वो सबूत है जिससे साइंटिस्ट समझ पाते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत में एक्सट्रीम कंडीशन थी और एक्सपेंशन के साथ ये कंडीशन ड्रास्टिकली बदल गई। और इस डिटेल ऑब्जर्वेशन से हमें यूनिवर्स की इनिशियल कंडीशन, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझने में मदद मिलती है। सेकेंड एंड मोस्ट वाइडली प्रूव्ड एविडेंस, abundance of light element. Second most important and widely accepted evidence,
बिग बैंग के पहले कुछ मिनट जब यूनिवर्स बहुत गर्म और डेंस था, तब न्यूक्लियर रिएक्शन ने शुरू होकर ड्यूटेरियम, लिथियम और थोड़े बहुत लिथियम बनाए। ड्यूटेरियम, हीलियम और थोड़े बहुत लिथियम जैसे लाइट एलिमेंट जनरेट करने शुरू किए। प्रोसेस जिसमें बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं, यूनिवर्स के शुरुआती 3 से 4 मिनट में हो गया। थ्योरी के मुताबिक अगर बिग बैंग से सब कुछ शुरू हुआ होता तो हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन के अलावा 25% हीलियम बाई मास और कुछ ड्यूटेरियम और बहुत ही ट्रेस अमाउंट में लिथियम प्रेजेंट होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन डेटा जिसे एंशिएंट गैस क्लाउड और लो मेटालिसिटी रीजन से लिया हुआ है, मेजरमेंट ये बताते हैं कि इन एलिमेंट के रेशियो थ्योरी के प्रेडिक्शन के बहुत करीब है। अगर प्रोपोर्शन में सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी होता है तो बिग बैंग के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करता है। लेकिन जैसे कि देखा गया है कि एलिमेंट एक प्रेडिक्टेड और ऑब्जर्व अबंडेंस के बीच में इतना परफेक्ट मैच है, वो एक रिबूस्ट और एविडेंस प्रोवाइड करता है कि एक यूनिवर्स न्यूक्लियोसिंथेसिस के थ्रू इवॉल्व हुआ और ये प्रोसेस नेचुरली बिग बैंग की इनिशियल कंडीशन की वजह से पॉसिबल हुआ। ये एविडेंस कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन के साथ मिलकर बिग बैंग की थ्योरी को एक रिलायबल और वेल टेस्टेड फ्रेमवर्क के रूप में एस्टैब्लिश करता है, जिसे हम यूनिवर्स के ओरिजिन और उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कॉन्फिडेंटली समझ पाते हैं। अगर आप टॉपिक में गहराई और इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बिग बैंग, न्यूक्लियोसिंथेसिस को डिटेल रिएक्शन चेन और इन एलिमेंट की स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस एक्सप्लोरेशन से आपको ये समझने में मदद मिलेगा कैसे एक छोटी सी न्यूक्लियर रिएक्शन ने हमारे वास्ट कॉम्प्लेक्स कॉस्मोस को शेप दिया। गैलेक्सी क्लस्टर और सुपर क्लस्टर यूनिवर्स के मैसिव स्ट्रक्चर हैं जो इनिशियली यूनिफॉर्म स्टेट से छोटी डेंसिटी फ्लक्चुएशन के थ्रू फॉर्म हुई। ग्रेविटी ने फ्लक्चुएशन को एम्पलीफाई करते हुए गैलेक्सीज को क्लम्प कर दिया, इससे क्लस्टर बने। ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि इनका साइज, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपर्टी वही प्रिडिक्ट होती है जो बिग बैंग मॉडल के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट की थी। ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के प्रोसेस को कंफर्म करते हैं और स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं कि यूनिवर्स एक डायनेमिक इवोल्यूशन से गुजरा। बेसिकली बिग बैंग शुरू हुआ और आज कॉम्प्लेक्स कॉस्मिक वेब बन गया। फोर्थ एविडेंस, द रेडशिफ्ट साइन ऑफ एक्सपांडिंग यूनिवर्स। डिस्टेंट गैलेक्सीज और लाइट स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करने पर हमें ये पता चलता है कि उनके स्पेक्ट्रल लाइन, जैसे हाइड्रोजन लाइंस, रेड के तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं। इस फिनोमेना को रेडशिफ्ट कहते हैं, जिसका मतलब है कि वेवलेंथ इंक्रीज हो गई है। ये वेवलेंथ स्ट्रेचिंग और एक्चुअल स्पेस को एक्सपैंड करने की वजह से होती है और एक डायरेक्ट इंडिकेटर है कि यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है। एडविन हबल ने इस सबसे पहले देखा और जितनी दूर की कोई गैलेक्सी है उसका रेडशिफ्ट उतना ही ज्यादा है। हबल लॉ के मुताबिक गैलेक्सी के डिस्टेंस और उसके इंसिजन वेलोसिटी के बीच लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। ये ऑब्जर्वेशन हमें क्लियरली बताती है कि गैलेक्सी एक दूसरे से दूर है और जो अल्टीमेटली एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का प्रूफ। ये प्रोसेस हमें ये भी समझाते हैं कि यूनिवर्स इनिशियल एक कॉम्पैक्ट स्टेट से स्टार्ट हुआ था जहां सब मैटर और एनर्जी एक्सट्रीमली डेंस थी और टाइम के साथ स्पेस एक्सपैंड होने की वजह से गैलेक्सीज इवॉल्व करते गए। इस रेडशिफ्ट एविडेंस से हमें कॉन्फिडेंटली अफर्म कर सकता है कि हमारा कॉस्मोस स्टैटिक नहीं बल्कि डायनेमिक, इवॉल्विंग और कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग है। इस टॉपिक को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफी सर्वे और डिटेल रेडशिफ्ट मेजरमेंट जैसे कि सोलोन डिजिटल सर्वे को भी देखते हैं जो इस थ्योरी को और भी मजबूत बनाते हैं। फिफ्थ एविडेंस, द एज ऑफ ओल्ड स्टार एंड कंसिस्टेंसी विद बिग बैंग। एस्ट्रोफिजिस्ट जो ओल्ड स्टार को डेट करते हैं उनसे हमें ये इंसाइट मिलता है कि स्टार के फॉर्मेशन बिग बैंग के तुरंत बाद ही हुआ था। ग्लोबल क्लस्टर को लो मेटालिसिटी स्टार जो अर्ली यूनिवर्स के रेमिनेंट है, इनकी एस्टिमेट एज 13 मिलियन ईयर के आसपास निकाली गई जो बिग बैंग के एस्टिमेट एज के साथ मैच करती है। अगर ये स्टार सिग्निफिकेंटली ओल्डर होते तो हमारे बिग बैंग मॉडल को चैलेंज कर, लेकिन इन स्टार्स की एज कैलकुलेशन के लिए रिपोर्ट करती है यूनिवर्स शुरू होने के लिए एक सिंगल कॉम्पैक्ट इवेंट रिस्पॉन्सिबल था। का आउटकम हमारी प्रेजेंट कॉस्मिक स्ट्रक्चर है। एडवांस टेलीस्कोप जैसे कि हबल और गाया के ऑब्जर्वेशन से स्टेलर एज एक्यूरेसी से एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है। ये कंफर्म करता है कि ओल्ड स्टार का फॉर्मेशन बिग बैंग के सीक्वेंस के इनिशियल फेज में हुआ। ये कॉन्सिस्टेंसी स्ट्रांगली सपोर्टिंग एविडेंस है जो बताते हैं कि हमारे कॉस्मोस फाइनाइट और वेल डिफाइंड टाइमलाइन फॉलो करते हैं और हॉट डेंस स्टेट बिग फॉर्मेशन है अर्ली स्टार का। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हमने समझा कि कैसे बिग बैंग ने हमारे यूनिवर्स की शुरुआत और हर एक साइंटिफिक एविडेंस, चाहे वो कॉस्मिक
कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन हो, लाइट एलिमेंट का परफेक्ट बैलेंस, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर का फॉर्मेशन या रेडशिफ्ट के जरिए देखे जाने वाली एक्सपांडिंग यूनिवर्स सब मिलकर कोहेरेंट पिक्चर बनाते हैं। ये सबूत बताते हैं कि फैमिली स्टेब्लिश करते हैं कि यूनिवर्स अपने शुरू के एक्सप्लोसिव स्टेट में से इवॉल्व हुई है। बिग बैंग के इनिशियल मूवमेंट में जब हम मैटर एनर्जी एक्सीडिंग डेंस और हॉट स्टेट में थे, एक रैपिड एक्सपेंशन ने स्पेस और टाइम को जन्म दिया। ये ड्रामेटिक इवेंट है जिसने आज के वास्ट डायनेमिक कॉस्मोस की बुनियाद रखी, जिसमें हर एक गैलेक्सी स्टार्स पार्टिकल इंटरकनेक्ट है थ्रू द लेगेसी ऑफ प्रीमोर्डियल एक्सप्लोजन। हर एक मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन हमें याद दिलाता है कि हमारे कॉस्मोस के ओरिजिन में कितनी एस्पायरिंग एनर्जी और कोऑर्डिनेट फिजिकल लॉ इंटरप्ले कर रहा है। इस प्रोफाउंड नैरेटिव में हमें ये सीखने को मिलता है कि यूनिवर्स एक सिंगुलर मोमेंटस इवेंट से शुरू होकर के कंटिन्यूअसली इवॉल्व हुआ और एक जर्नी जो हमारे नए लेवल की साइंटिफिक डिस्कवरी, जो हमारे लिए न केवल साइंटिफिक डिस्कवरी है बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हमारे जज्बात और क्यूरियोसिटी दोनों को जगाती है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।